जिस पर्सन के साथ उनका अफेयर था, वो शादी के कुछ 1.5 महीने के बाद उनके ऊपर रेप चार्जेस लगा देती है, क्योंकि वो उनके साथ रिलेशनशिप में थे। और जब ये हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना, और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का ये जो अनुभव है ये हमें भेजा है साक्षी, जो कि नोएडा की रहने वाली है। तो साक्षी जी बताती है उनकी लाइफ में नाम जाप ने क्या कमाल कर दिखाया और क्या चमत्कार उनकी लाइफ में हुआ। तो जैसा कि मैं आपको बहुत बार बताती हूँ, कई स्टोरीज आपके नजरिए से सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आप उस पर्सन के नजरिए से देखें तो वो स्टोरी सक्सेसफुल है। तो जी हाँ, तो ये कुछ जो एक्सपीरियंस है ये बहुत अलग है। वो बताती है, साक्षी जी बताती है, उनकी शादी एक अरेंज मैरिज थी। जब शादी हुई तब उनको पता चला कि उनका हस्बैंड का पहले से अफेयर था, और उनके जो हस्बैंड की ये शादी हुई है ये उनकी रजामंदी से नहीं हुई है। जिस पर्सन के साथ उनका अफेयर था, वो शादी के कुछ 1.5 महीने के बाद उनके ऊपर रेप चार्जेस लगा देती है, क्योंकि वो उनके साथ रिलेशनशिप में थे। और जब ये केस केस लगता है तो उनकी फैमिली वालों को तभी पता लगता है, मायके वालों को, कि ऐसा लड़के के साथ कुछ हुआ या प्रॉब्लम थी, जो कि जब उन्होंने पहले शादी से पहले जो जांच करी थी तब उनको पता नहीं लग पाया था। तो तब उन्होंने साक्षी जी से ये सवाल किया, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक बहन और थी, तो उनसे ये सवाल किया, क्या तुम इस शादी को कंटिन्यू करना चाहोगी, क्योंकि तुमने एक ऐसी हमने एक ऐसी शादी कर दी है जिसमें गलती शायद, मतलब एक पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि गलती हमारी थी कि हमने छानबीन नहीं करी। तो साक्षी कहती है कि अगर ऐसा पति मिलना मेरे मतलब कर्म में था या मेरी लाइफ में था, भाग्य में था, तो कोई बात नहीं, मैं इसके साथ आगे बढ़ूंगी और जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है वैसा ही होगा। तो वो कहती है कि शादी के 1.5 महीने के बाद ही जब ये इनके ऊपर, इनके हस्बैंड के ऊपर रेप चार्जेस लगा दिए उनकी जो प्रीवियस गर्लफ्रेंड थी, तो वो 3 से 4 महीने जेल के अंदर रहे। वो जब बेल लेके जब जेल से बाहर आए, तो वो कहती है कि उन्हें नहीं पता कि किस टर्म्स एंड कंडीशन पे उनको ये बेल मिली या वो वापस आए, और उनका क्या बीच में एग्रीमेंट हुआ वो कुछ भी नहीं जानती है। वो सिर्फ इतना जानती है कि अब 3 से 4 महीने के बाद उनके हस्बैंड बाहर आ चुके थे। वो कहती है कि मैंने सोचा कि अब मेरी लाइफ नॉर्मल चलेगी, सब कुछ मैंने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग किया, अपने ससुराल के अकॉर्डिंग किया, बट ऐसा लगने लगता था कि बस मैं बेवकूफ़ी बनती जा रही हूँ। तब चीज़ें ऐसे चलने लगी, नॉर्मल चलने लगी। फिर 1 डेढ़ महीना हमारा रिलेशनशिप ठीक रहा, जो कि हमारी नई ही शादी थी, जिसमें कि मैं सिर्फ़ 1.5 महीना पहले रही थी, और जब वो जेल से वापस आए तब भी मैं उनके साथ 2 महीना रही। 2 महीने के बाद वो फिर उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू किया, हस्बैंड ने, और वो कहने लगे कि मुझे अपनी उसी गर्लफ्रेंड के पास वापस जाना है जिसके साथ था मैं। तो साक्षी जी ने उनसे एक क्वेश्चन भी पूछा कि क्यों तुमने फिर मेरी लाइफ स्पॉइल करी? तब उन्होंने बोला कि फैमिली वालों के प्रेशर की वजह से मैंने ये शादी कर ली, और मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे उसी के पास वापस चले जाना चाहिए। तो ये जानकर साक्षी जी का मन बहुत ही मतलब परेशान हो गया, ये सोच के कि अगर ये डिसीजन वो पहले ले लेते तो शायद आज मेरी लाइफ खराब ना होती। अब उनके मन में ये सवाल आने लगे थे, क्योंकि फैमिली वालों को वो पहले ही बोल चुकी थी कि मैं इस शादी में आगे बढ़ूँगी, जो भी होगा वो मेरा भविष्य या मेरी किस्मत में मैं छोड़ती हूँ। तो अब वो ये सब बातें अपनी फैमिली को बताती है, तो फैमिली वाले फिर भी उसको कहते हैं, साक्षी को कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। लेकिन फिर भी वो इस शादी को एक चांस देती है, कहती है नहीं, मैं इस शादी में ही रहूँगी और जो होगा देखा जाएगा। वो बताती है दिन पे दिन उनके हस्बैंड फिर बाहर रहने लगे। कभी 15 दिन में 2 बार आ रहे हैं। ससुराल वाले उनको बहुत सपोर्ट करते थे। बहुत मीन्स कि मानते थे, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी लड़की का ये जानने के बाद रहना उस घर में बहुत मुश्किल है। बट साक्षी जी जो भी कर सकती थी उन्होंने इस रिश्ते को बचाने के लिए किया, और वो इस उस उनके ससुराल में ही रही। बट चीज़ें बहुत खराब तब होने लगी जब वो आते थे और सिर्फ़ वो एक गुलाम बना के रखते थे, अपने काम बता देते थे, और उनको वैसे साक्षी जी से कोई भी मतलब नहीं था। तो साक्षी जी, जैसे होता है ना, जब भी हम परेशान होते हैं तो हम भक्ति की तरफ, भगवान की तरफ बढ़ते हैं। तो उनके मन में भी एक ख़्याल आया
किसी ने उन्हें बताया कि हमने बहुत सुना है नाम जाप के बारे में, तो तुम नाम जाप करके देखो, या तो तुम आर होगी या तुम पार होगी। तो अब उन्होंने 1.25 लाख राम नाम का संकल्प लिया। 1.25 लाख राम नाम का संकल्प लिया, तो उन्होंने पहले दिन में प्रभु से बोला कि प्रभु, मुझे नहीं पता इस शादी का भविष्य क्या है, बस हाँ, मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि मेरी शादी बच जाए। ये सोचते हुए उन्होंने अपना संकल्प शुरू किया, जिसमें कि वो रेगुलरली अपना 12,500, वो कहती हैं कि मैंने जाप करना शुरू किया था। क्योंकि मैं इतनी डिस्टर्ब होती थी, मेरे हस्बैंड रात में नहीं आते थे, तो कई बार मैं रातों में भी जाप करती रहती थी। तो ऐसे-ऐसे करके उनके 10-12 दिन में उनके जाप खत्म हो गए। तब वो बताती है कि उनको एक जॉब मिला, क्योंकि वो जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, क्योंकि अभी उनके पास कोई बेबी नहीं था, तो उनके पास काफ़ी टाइम था, जॉब वगैरह करने के लिए काफ़ी कुछ टाइम था। तो मन लगाने के लिए भी कुछ ना कुछ तो चाहिए था, पढ़ी-लिखी थी, तो उन्होंने जॉब करना शुरू किया। जब जॉब करना शुरू किया, तो उसके बाद थोड़ा-सा उनका माइंड वो कहते हैं ना, जो परेशान थी, जब हम बिज़ी हो जाते हैं तो हमारा माइंड थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, तो उसी तरह से उनका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो गया। अब जब डाइवर्ट हो गया, ऐसे करते-करते उनकी शादी को 1.5-2 साल बीत गए, लेकिन उनके हस्बैंड का जो नेचर था वो बिल्कुल भी नहीं बदला। और फाइनली उनके पास एक दिन ऐसा मैसेज आता है कि उनके हस्बैंड डाइवोर्स चाहते हैं। तो अब, क्योंकि अब जॉब करते-करते दूरियां भी बढ़ गई थी, अब वो अपने मायके जाके रहने लगी थी। तो अभी भी उनकी कशमकश, हालाँकि उनके जाप वगैरह सब कंप्लीट हो गए थे, लेकिन उनकी कशमकश आज भी यही चल रही थी कि मुझे इस शादी में क्या करना चाहिए? क्या मैं इनका इंतज़ार करूँ या मैं क्या करूँ? क्योंकि ये जो एक ऐसा क्वेश्चन था जो वो सॉल्व ही नहीं कर पा रही थी। तो वो बताती हैं कि मेरे जाप सब कंप्लीट हो चुके थे, मैंने फिर से जाप उठाया और उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा का भी पाठ करना शुरू किया हर मंगलवार को। और साथ में अब की बार मैंने प्रभु से ये नहीं कहा कि मुझे मेरी शादी बचानी है। अब की बार मैंने प्रभु से ये कहा, मुझे डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करो कि क्या मुझे इस पर्सन के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। और 6 महीने ऑलरेडी उनको हो चुके थे, जो उनका कोल्ड टाइम होता है ना, कोल्ड पीरियड होता है, कि कूलिंग पीरियड होता है, कि 6 मंथ्स का टाइम आपको कोर्ट देती है हस्बैंड वाइफ को अलग होते हुए, कि अगर आप मतलब रह सकते हो अलग तो डिसाइड कर लो, अदरवाइज़ म्यूचुअली डाइवोर्स हो जाता है। तो वो कहती है कि ऐसे-ऐसे टाइम निकलता चला गया, क्योंकि हस्बैंड का बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं था। चीज़ें कुछ भी नॉर्मल नहीं थी। मैं सिर्फ़, मुझे ऐसा लगता था मैं एक शो पीस बन के रह गई हूँ, जो घर में कहीं पर एक कोने पे पड़ा रहता है। जब मन किया देख लिया, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालाँकि मेरे जो इन-लॉज़ थे बहुत सपोर्टिव थे, क्योंकि उनको कहीं न कहीं लगता था ऑब्वियसली उनके बेटे का फ़ॉल्ट है, तो उस जो लड़की एक नई आई है, किसी के घर में आई है, उसका तो कोई फ़ॉल्ट नहीं था। तो वो उनको बहुत सपोर्ट करते थे। तो कहती है कि मैं अलग थी उस घर से, लेकिन फिर भी मैं कंप्लीटली अपने इन-लॉज़ के साथ टच में थी। वो मुझे बताते थे कि ऐसा बिहेवियर है, क्योंकि जो उनका बेटा था, अब उनका बिहेवियर अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा रूखा था। वो कहती हैं कि 6 मंथ्स का जब कूलिंग टाइम था, पीरियड था, उसके बाद मैंने 2 पर्चियाँ बनाई, और जब मेरा सब कुछ ये पूरा हो गया था, हनुमान चालीसा और मेरा पाठ पूरा हो गया था, मेरा संकल्प दोबारा जो मैंने लिया था वो कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद मैंने 2 पर्ची बनाई और प्रभु के सामने रख दी। क्या मुझे इस रिश्ते को चांस देना चाहिए या मुझे अब इससे निकल जाना चाहिए? मुझे नहीं पता प्रभु ने क्या सोचा था, क्या नहीं सोचा था। मैंने वो कंप्लीट करके पर्ची उठाई, तो उसमें लिखा था कि नहीं, अब इस रिश्ते को ये चांस और नहीं देना चाहिए। वो कहती है ये टाइम था, और जो हमारा म्यूचुअली जो भी था, अब मैंने अपने आप को समझा लिया था कि अब ये डाइवोर्स होना ही है और होना ज़रूरी भी है। वो कहती है कि अब हमारा डाइवोर्स हो चुका है। क्योंकि एक ऐसे इंसान के साथ रहना, और जिसमें कि अभी मेरे पास बच्चा नहीं है, तो मैं शायद अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकती हूँ, अपने करियर को आगे बढ़ा सकती हूँ। लेकिन एक ऐसे इंसान के साथ रहना, जो शुरू से ही एक धोखे की प्रवृत्ति में रहा है, और इंतज़ार करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी रहेगी। तो प्रभु ने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतना साहस दिया कि मैं आगे बढ़ पाई, या मैं सही रास्ता चुन पाई, और आज ठीक है, मैं अकेली हूँ लेकिन खुश हूँ। तो एक आज ऐसा एक्सपीरियंस सुनने को मिला है जो थोड़ा-सा अलग है, डिफरेंट है, और बहुत खुशी है इस बात की कि कई लोगों को ये सक्सेसफुल स्टोरी नहीं लगेगी, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि कई बार घर बसना ही एक सक्सेसफुल स्टोरी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान का खुश रहना ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी है, क्योंकि एंड में हम सब यही चाहते हैं
कि जो पर्सन है, जो भी भक्ति कर रहा है या तो वो एटलीस्ट खुश रहना चाहिए, चाहे कंडीशंस कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, परेशानियाँ कैसी है, तो उसका खुश रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपने पसंद किया होगा और कुछ सीखा होगा इस वीडियो से कि हर एक एक्सपीरियंस अनोखा होता है और कुछ हमें सिखा के चला जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है, तो आप शेयर कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप पे या मेल आईडी पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।